स्वागत है। और मैं आप सबका स्वागत इसलिए और भी ज़्यादा करता हूं कि बड़ी हिम्मत करके पहुंचे आप लोग। और प्रदेश में बहुत दिनों से बर्फ़ की इंतज़ार थी, बारिश की इंतज़ार थी, और उसमें आज बारिश होने से थोड़ा शिमला शिमला जैसे लगने लगा है। मित्रों, आज केंद्र सरकार का वोट ऑन अकाउंट यानी कि इंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया। और वोट ऑन अकाउंट इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद ही ऐसी संभावना है कि लोकसभा के चुनाव की तारीखें तय हो जाएंगी। रेगुलर बजट, पूरा बजट भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का उसके पश्चात होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि उनके मजबूत नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और भारत के आगे बढ़ने के साथ साथ में भारत की प्रतिष्ठा विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान के साथ खड़ी हुई है। निश्चित रूप से सारी बात के लिए अगर श्रेय जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अपने इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ही बात को अपने सामने रखा, राष्ट्र प्रथम, कि राष्ट्र सर्वोपरि है। और उस दृष्टि से काम करते गए, जो जटिल काम थे, कठिन काम थे, एक एक करके उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे। चाहे वो धारा 370 का हम जिक्र करें, चाहे भव्य मंदिर भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर बनना चाहिए, ये हम कहते थे, उस कार्य की अगर हम बात करें, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाओं की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय नीति की बात करें, हर क्षेत्र में भारत ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और आज के वोट ऑन अकाउंट के प्रस्तुत होने के पश्चात इस बात के लिए भी आने वाले समय में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वो मोदी जी ने कहा है कि वो मोदी की गारंटी है, उनको पूरा करने की दिशा में हम सफल होंगे। देश के अंदर अगर हम बात कहें, इन 10 वर्षों में जो पूरे होने जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। और जहां देश की आबादी लगभग 140 करोड़ की है, और निश्चित रूप से यह कठिन काम था। जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर निकालना, बाहर निकालना, और स्वाभाविक रूप से जो गरीब कल्याण की योजना है उनका असर हुआ, उनका इम्पैक्ट रहा।
और 25 करोड़ देशवासी जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफलता हासिल की। और इस बात को भी हमको मान करके चलना पड़ेगा कि भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा प्रदान करना यह भी एक बहुत बड़ा कार्य इस कालखंड में हुआ है। और जो बदस्तूर बिल्कुल जैसा था उसी तरह से चला हुआ है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात कहें तीन करोड़ से ज्यादा मकान बनकर के तैयार हुए और 5 वर्षों में आने वाले समय के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2 करोड़ मकान और गरीब लोगों को दिए जाएंगे। यानी कि भारत के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका अपना घर ही नहीं था। और आप इस बात को मान करके सहमत होंगे कि 3 करोड़ लोगों को अपना घर मिलना ये बहुत बड़ा विषय है, छोटा विषय नहीं है। अगर हम जीएसटी कलेक्शन की अगर हम बात करें, जीएसटी कलेक्शन में भी बहुत बेहतरीन काम होते हुए आगे बढ़ा और आज जीएसटी कलेक्शन 2 गुना हो गया है, डबल हो गया है। इस बात का भी जिक्र आज के जो वोट ऑन अकाउंट आज प्रस्तुत किया गया है उसमें जिक्र हुआ है। 78 लाख लोगों को स्वनिधि के माध्यम से उनको लाभ दिया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी हमेशा करते रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की। और ग्रीन एनर्जी के साथ साथ में जो रूफ टॉप पर सोलर लगाने की योजना को 1 करोड़ घरों में इस योजना के माध्यम से, सोलर पैनल के माध्यम से बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे आने वाले समय में 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिलेगी। 300 यूनिट बिजली जो है वो कंज्यूमर को मिलेगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात कही है। और मोदी जी का कहना सीधी सी बात है कि गारंटी पूरा होने की गारंटी है। आयकर स्लैब, जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया अब की बार, लेकिन इतना कहा गया कि आने वाले समय में जब पूर्ण बजट होगा तो निश्चित रूप से उस पर भी बात करेंगे। और एक चीज को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रयास जो विशेष तौर से करने की दिशा में जो कदम उठाया है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक लक्ष्य तय किया था कि लखपति दीदियों का जो है 2 करोड़ का आंकड़ा उन्होंने तय किया था कि 2 करोड़ तक उस आंकड़े को पहुंचाएंगे। 2 करोड़ दीदियां लखपति बनेंगी, लेकिन आज के इंटरिम बजट में उसको 2 करोड़ से 3 करोड़ पहुंचाने का उन्हें वादा किया है। ये भी स्वागत योग्य है। मित्रों, इससे संबंधित बहुत सारी चीजों का जिक्र हम कर सकते हैं। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी सहायिका को आयुष्मान का कवर देने के लिए जो पहले कवर नहीं थे उनको भी कवर करने का उसमें प्रावधान किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा एक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट के माध्यम से जो है हमारे सामने आया है, और निश्चित रूप से हम इसका स्वागत करते हैं। 10 साल में 30 करोड़ महिलाओं को मुद्रा लोन दिया गया।
अभी जो 10 साल पूरा होने जा रहे हैं उसमें अभी तक का जो हमारा टारगेट है, जो मुद्रा लोन की अगर हम बात करें तो 30 करोड़ महिलाओं को मुद्रा लोन उपलब्ध कराया गया, और जिसके माध्यम से जो अपना काम व्यवसाय जो है वो खड़ा करने की परिस्थिति में हुई, परिवार को पालन पोषण की दृष्टि से उस पर बहुत बड़ी मदद मिली। और 83,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो है 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी। ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आगे बढ़ करके हुआ है। स्वनिधि के अंतर्गत 78 लाख वेंडर उसका लाभ ले चुके हैं अभी तक, और ये तो मैं समझता हूं कि बहुत ही ऐसे गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक योजना जो चलाई गई, जिस योजना से बहुत गरीब लोगों को उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और किसान सम्मान निधि के संदर्भ में मैं यही कहूंगा, 2,80,000 करोड़ के राशि जो है अभी तक हम जारी कर चुके हैं इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, जिसमें 12 करोड़ किसानों को उसका लाभ पहुंचा है। और इस बात का भी जिक्र आज के इसमें आया कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 41,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों पर जो है वो परिवर्तित किया जाएगा, उनका अपग्रेडेशन होगा। 517 नए रूटों पर उड़ान सेवा शुरू की जाएगी, इसका भी जिक्र हुआ है। इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ों का हम जिक्र कर सकते हैं। मैं आज के विशेष तौर से इस अंतरिम बजट के माध्यम से जो लोकसभा के चुनाव से पहले आज प्रस्तुत किया गया, उसमें तमाम घोषणाओं का, तमाम निर्णयों का, तमाम बातों का, मुद्दों का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत 10th इकॉनमी से बढ़ते हुए आज 5th इकॉनमी, वर्ल्ड की 5th इकॉनमी पहुंची है, और 2029 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिकी, यानी कि सबसे बड़ी तीसरी इकॉनमी होगी। उस लक्ष्य को भी हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश करेगा, ऐसा पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। और जहां तक बड़े निर्णयों की बात करें, हम यही कहेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, 76% जो सर्वेक्षण होता है तो उसमें उनकी लोकप्रियता आंकी जाती है, जो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। और इसके अतिरिक्त देश के सबसे मजबूत नेता के रूप में भी नरेंद्र भाई मोदी जी की एक छवि आज के इस दौर में बनी है। धारा 370 का मैंने जिक्र किया, राम मंदिर का मैंने जिक्र किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो बड़े मुद्दे थे, कठिन मुद्दे थे, देश के सामने चर्चा होती थी, लेकिन इन मुद्दों पर निर्णय नहीं होते थे। और आज मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये निर्णय ले करके सारे विषय पर हम आगे बढ़े हैं। मित्रों, जहां हिमाचल प्रदेश की बात कहूं मैं थोड़ा सा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल बीत गया है। 13 महीने बीत गए, 14 महीने पूरा होने वाले हैं।
और प्रदेश की परिस्थिति किस प्रकार की बन गई है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा मुख्यमंत्री से मिलती हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है, कार्यकर्ता हताश हैं, निराश हैं। सरकार कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, उनको स्थान नहीं। खुलेआम इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। और कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकारी अध्यक्ष जो सुजानपुर से विधायक हैं, आज उनका भी एक पत्र सोशल मीडिया में देखने को आया है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हम 1 साल के कार्यकाल में बहुत बेहतर नहीं कर पाए। उनकी भावना इस प्रकार से उसमें व्यक्त हुई है। हमने हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के लिए नौकरी देने का वादा किया था, बेरोजगारी को कम करने का वादा किया था। 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 लाख नौकरी 1 साल में। लेकिन ये 1 लाख नौकरी की बात तो दूर की रही, जो इंटरव्यू हुए पड़े हैं, बच्चे पिछले 1 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोर्ट में, कचहरी में धक्के खा रहे हैं। उनका हम अभी तक रिजल्ट निकालने में सफल नहीं हो पाए। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि नौजवानों में नाराजगी है, निराशा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का प्रवास हुआ, प्रवास होने के दौरान उन्होंने बहुत सारी घोषणा की, लेकिन उनमें से एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई, वो भी जिक्र किया है। मित्रों, जब ये परिस्थिति हो जाए, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा और सांसद और कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ही जब संतुष्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी की वर्किंग से, कांग्रेस पार्टी की सरकार से, कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ नेताओं से, तो बाकी प्रदेश के लोगों की परिस्थिति आप बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कौन खुश हो सकता है? कहने को तो सुख की सरकार, लेकिन अपनी ही पार्टी के प्रमुख नेता ही सुख की अनुभूति से बाहर हैं। उनको सुख की अनुभूति नहीं है। तो इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न होता है। आज कर्मचारियों के मुद्दे, कर्मचारी हड़ताल करने के बाद अपनी सैलरी लेने की परिस्थिति में हो पा रहे हैं। जब तक धरना नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता, तब तक सैलरी नहीं मिल पा रही है। और हाल ही में जहां सचिवालय के बाहर वहां पर जो बच्चे वहां पर धरना दे रहे थे, जो देख नहीं सकते दुनिया को ठीक प्रकार से, और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार वहां पर हुआ, ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एसएमसी वाले धरने पर बैठे हुए हैं, और इसके अलावा एक नहीं 7 कैटेगरीज इस वक्त हैं, जो मैं उनका जिक्र किस बात के लिए करूं। 7 कैटेगरीज ऐसी हैं जो अब अभी धरने पर, ऐसे मौसम में धरने पर, प्रदर्शन में अलग अलग जगह बैठे हैं। चाहे वो जेओआईटी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके आए, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर इनके जो है इनकी नियुक्तियां की जाए, लेकिन अभी तक जिनके टेस्ट होने के बाद, टाइपिंग टेस्ट होने के बावजूद भी अभी तक उनका परिणाम नहीं निकाला जा रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बंद तो कर दिया, बंद करने का शौक बहुत है मुख्यमंत्री मोदी जी को, लेकिन बंद करने के बाद काम शुरू करना,
ये बस की बात रही नहीं उनकी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को बंद तो कर दिया जल्दबाजी में, लेकिन कहा कि 3 महीने के अंदर भर्तियों की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, लेकिन यहां पर 14 महीने बीतने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी भर्तियां अभी तक शुरू नहीं हो पाई। लोन लेने की बातें कहते थे हिमाचल प्रदेश में कि जयराम लोन लेता है। हम तो 4 महीने बाद लेते थे, 6 महीने बाद लेते थे, 5 महीने बाद लेते थे, जहां हर महीने में लोन लिया गया और 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन 13 महीने में ले लिया। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन हमारे जमाने में यह होता था, जब लोन लेते थे उससे विकास के कार्य होते थे, सड़कें बनती थी, पुल बनते थे, हॉस्पिटल बनते थे, स्कूल के भवन बनते थे, कॉलेज बनते थे। लेकिन यहां 13 महीने से सारे के सारे विकास के कार्य रुके पड़े हैं। तो लोन लिया तो जा रहा है, कहां जा रहा है? और इसके अतिरिक्त कहा तो जाता है कि हम बहुत सहज हैं, सरल हैं, होंगे। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे भी नज़ारे मिले जहां प्रदेश आर्थिकी के संकट में से चला हुआ है। लेकिन कहीं ऊना जिला में कहीं किसी कार्यक्रम में गए थे तो वहां किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था के लिए चिकन का इंतजाम हो रहा था। कुछ तो पर्दा रखिए। लेकिन मुझे लगता है कि सारी चीजें इस हालात में पहुंच गई हैं कि सारी चीजें बेपर्दा हो गई हैं। इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से छोड़ करके भाग गई, भागे जा रही है। उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। और बहुत विचित्र लग रहा है कि हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है वो दुबई घूम रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में जो बहुत मेहनत और मुशक्कत से इंडस्ट्री आई है, लाई गई है, उनको वहां पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, ना मानी जा रही है। वो इस परिस्थिति में है कि उनको इंडस्ट्री बंद करके दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। उसकी चिंता नहीं है। और खास तौर से मैं हिमाचल प्रदेश में इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जो हमारे टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें, जो इंडस्ट्री की बात अगर हम बात कहते हैं, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत बड़ा रोजगार का एक माध्यम है और एक आय का साधन भी है। और उसमें जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं, जो कैरिज व्हीकल का अगर हम उसमें जो टैक्सेस लगाए गए हैं, हम उस बात पर हैरान हैं। जो बाहर से हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट को लाती हैं, जो 5 सीट वाली है उनको 1,000 रुपये पर डे, 5 से 10 सीट वाली उसको 6,000 रुपये, और 10 से 23 सीट तक जो है उनको 10,000 रुपये, और 23 सीट से ऊपर की जो जितने भी गाड़ियां हैं उनको 15,000 रुपये प्रतिदिन का। आप कल्पना करिए कि कौन हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति में आ पाएगा और क्यों आएगा टूरिस्ट। एक तो बारिश बरसात की वजह से जो तबाही हुई है, जो आपदा आई है, उसके कारण ही हिमाचल प्रदेश से टूरिस्ट जो है वो दूसरे प्रदेशों में चला गया, क्योंकि उसके कारण एक वातावरण इस प्रकार से बना। और जब मुश्किल से उस दौर से हम बाहर आ रहे हैं, थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे थे, तो हिमाचल प्रदेश में सरकार के इस निर्णय के कारण जो कैरिज व्हीकल पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं, वो अपनी गाड़ियां मोड़ रहे हैं श्रीनगर की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ, उत्तराखंड की तरफ, दूसरे प्रदेशों की तरफ, हिमाचल की तरफ नहीं आ रहे। जबकि दूसरे प्रदेशों ने
टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक नहीं अनेकों तरह के जो है इंसेंटिव्स दिए हैं। कुल मिलाकर के मुझे मित्रों यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की सरकार की ऐसी बन गई है कि हर व्यक्ति इस बात को अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है कि प्रदेश का बहुत बड़ा अहित हो रहा है। हम इन तमाम मुद्दों को लेकर के, विपक्ष की भूमिका हमारी स्पष्ट है। हम तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हाल ही में जो बजट सत्र रखा गया है 14 तारीख से, विधानसभा के अंदर रखेंगे। और इससे पहले मैं ये भी कहूंगा कि जो विधायकों के क्षेत्र विकास निधि मिलती है, वैसे तो सुखी जी बहुत बोलते थे विधायकों के हित के लिए, लेकिन उनकी बातें सिर्फ बातें होती हैं कहने की। पिछली बार का जो बजट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस वक्त प्रस्तुत किया था, जो जिसमें बजट का प्रावधान किया गया था विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए, हमने 22-23 के लिए, और उस बजट के अंतर्गत हमने विधायक निधि को 2 करोड़ तक पहुंचाया। लेकिन अंतिम किस्त हम जारी नहीं कर पाए थे क्योंकि बीच में विधानसभा का चुनाव आ गया था, आचार संहिता लग गई थी, और परिणाम स्वरूप 50 लाख रुपए की किस्त वहां पर हमको जारी करने को बच गई थी। और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, सरकार बनने के बाद पहला काम उनने वो भी किया कि जो बची हुई किस्त 50 लाख रुपए की, जिसके लिए बजट में माकूल प्रावधान था, व्यवस्था की गई थी, उस इंस्टॉलमेंट को रोक दिया गया। और अभी के बजट में भी, अब की बार भी यही करने की मंशा के साथ विधायक निधि को रोक दिया गया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने विधायक दल की बैठक करके ये निर्णय लिया कि अगर विधायक निधि की अंतिम किस्त अगर जारी नहीं होगी 52 लाख रुपए की सभी विधायकों को, तो भारतीय जनता पूरा विधायक दल विधायक प्राथमिकता के लिए निर्धारित बैठक, जो प्लानिंग की एनुअल प्लानिंग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, बहिष्कार करेंगे। फिर आखिरकार निर्णय लिया कि इसको जारी कर दिया जाए, तो वो जारी की है। इस प्रकार की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की है। मैं आप सबके बीच में ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी 3 और 4 तारीख को कांगड़ा में धर्मशाला में आने वाले हैं, और उनका भव्य स्वागत की तैयारी पार्टी की ओर से पार्टी का नेतृत्व और पार्टी के सब कार्यकर्ता वहां पर करेंगे। उस बात के लिए हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारी इस काम में जुटे हम सब लोग, और भव्य कार्यक्रम का आयोजन वहां पर धर्मशाला में हमने करने का तय किया है 3 तारीख को। और 4 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चुनाव की दृष्टि से भी रखी गई है। उसमें चुनाव के लिए आने वाले समय के लिए चर्चा होगी। आदरणीय नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार जीत हासिल की है, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल उनका जब अपना प्रदेश है, यहाँ आने पर हम सब लोग पार्टी के और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता उनका हिमाचल पहुंचने पर बहुत गर्मजोशी के साथ अभिनंदन और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मित्रों, मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी थी, और आप सब बर्फ के इस मौसम में भी यहाँ रिज के मैदान से होकर के सभी पैदल पहुँचे यहाँ पर, हम भी पैदल ही पहुँचे हैं। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपकी कुछ बात होगी तो उस बात पर हम थोड़ा बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने काफ़ी बातें बोल दी हैं। सभी का धन्यवाद। सूट तैयार है और